नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जा रही है। उद्धव ठाकरे का 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो उनका पहला और आखिरी कार्यकाल होने जा रहा है। शिवसेना के 40 विधायक बागी होकर गुजरात के सूरत शहर में पहुंच गए हैं और बीजेपी से उनकी बातचीत पहले से हो चुकी है। एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में सबसे प्रमुख नेता हैं, सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये बगावत हुई है। अब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इसलिए नाराज़ थे कि उनको मंत्रालय छोटा मिला, फिर उनके मंत्रालय में उनको आज़ादी से काम करने नहीं दिया जा रहा था, उसके अलावा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सब बातें बाद की हैं। असली मुद्दा जो है, उनकी नाराज़गी का जो वास्तविक कारण है वो ये है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपने बेटे आदित्य ठाकरे को प्रमोट कर रहे थे। ये माना जा रहा था उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत एकनाथ शिंदे की होगी, लेकिन धीरे धीरे शिवसेना में नंबर 2 की हैसियत आदित्य ठाकरे की हो गई। तो उसके बाद एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया कि उनका समय शिवसेना में समाप्ति की ओर है, तो वो मौके की तलाश में थे। अब आप देखिए कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी को मालूम था कि ये जो गठबंधन बना है ये बेमेल गठबंधन है। शिवसेना का जो कमज़ोर पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। शिवसेना को इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को चलाए रखने के लिए हिंदुत्व का रास्ता छोड़कर सेकुलरिज्म की ओर जाना होगा, वरना कांग्रेस और एनसीपी साथ नहीं देंगे। और यही हुआ। लगातार इस मुद्दे पर शिवसेना पिटती जा रही थी बीजेपी से। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2.5 साल में बड़े परिवर्तन हुए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब पूछा गया सरकार के बारे में जो संकट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये तीसरी कोशिश है सरकार गिराने की। एक बार अजीत पवार के साथ जो हुआ था, उसके बाद दूसरी बार विधायकों को गुड़गांव ले जाया जा रहा था, और ये तीसरी कोशिश है। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 बातें कहीं जो बड़ी अहम है। पहली बात उन्होंने ये कही कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है, यानी आंतरिक मामला है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या चल रहा है उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे पूछा गया कि वो आज रात मुंबई जा रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। उन्होंने कहा वो मुंबई जा रहे हैं, रात में अगर उद्धव ठाकरे के पास समय होगा तो वो मिलेंगे। ये इस पूरे गठबंधन की कहानी बता रहा है। गठबंधन के साथियों को इस बात का ऐतराज़ है, इस बात की शिकायत रही है कि उद्धव ठाकरे किसी से मिलते नहीं। लेकिन सवाल ये कि उद्धव ठाकरे तो अपनी पार्टी के विधायकों से भी नहीं मिलते, नेताओं से भी नहीं मिलते। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे ज़्यादा प्रदेश के नौकरशाह मिलते हैं लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं मिलते। दूसरी बात, एक भ्रम जो बना हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में कि शरद पवार राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं और उनकी जो मैनिपुलेशन की ताकत है वो असीमित है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक समय, शायद 1980 की बात कर रहे थे, कि उनके पास सिर्फ 6 विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार चुनवा लिया। वो सब समय जा चुका है। शरद पवार को मात देने के लिए देवेंद्र फडणवीस नाम का एक नेता महाराष्ट्र की राजनीतिक पटल पर आ चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को उनकी ही चाल में, उनकी ही मान में, उनके इलाके में 2 बार मात दी। पहली बार राज्यसभा के चुनाव में, दूसरी बार विधान परिषद के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 123, जबकि उसके 106 विधायक हैं सिर्फ, और 6 या 7 विधायकों का निर्दलीयों और एक या छोटी पार्टियों का उसे समर्थन प्राप्त था। उसको 123 वोट मिले, और विधान परिषद के चुनाव में उसे 134 वोट मिले। उसी समय ये कहा जाने लगा था कि अब स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है बीजेपी, सरकार कभी भी गिरा सकती है, अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी सब
उलझे हुए थे विधान परिषद और राज्यसभा का गणित बिठाने में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरह से पराजित हो गए, गिर गए हैं। शरद पवार का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा देखने लायक था। उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था, उनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी, उनके पास कोई रणनीति नहीं थी। तो शरद पवार अपने ही खेल में पहली बार इस तरह से मात खाकर बाहर जाएंगे। तो ये उनका भी शायद महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता के खेल में उनकी आखिरी भागीदारी होगी। इसके बाद सत्ता के खेल में वो कभी शामिल हो पाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने 56 में से 40 विधायकों को अपने साथ नहीं रख सके। सिर्फ 2.5 साल में इतने अपने विधायकों को नाराज़ कर दिया। और एकनाथ शिंदे जो बोल रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व से समझौता नहीं करते, हम सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे उद्धव ठाकरे पर कि आपने सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता किया। तो शिवसैनिक उन्हें जिम्मेदार न ठहराए, इसलिए एकनाथ शिंदे ने एक प्रस्ताव भेजा जिसमें 3 शर्तें रखी उद्धव ठाकरे के सामने। पहली शर्त उन्होंने रखी कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए समर्थन देकर। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तीसरी शर्त रखी कि एकनाथ शिंदे यानी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जाहिर है कि उनको भी पता था कि उद्धव ठाकरे ये तीनों मांगे कभी नहीं मानेंगे। जब ये बगावत की खबर आई उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी नेताओं के एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। उसमें तय हुआ कि 2 नेता सूरत जाएंगे मिलने के लिए अपने नाराज़ विधायकों से। लेकिन जब एकनाथ शिंदे का ये प्रस्ताव आया तो वो फिर कार्यक्रम रद्द हो गया। अब कोई दूत, कोई मैसेंजर जो है सूरत विधायकों से मिलने नहीं जा रहा है। ये संख्या शुरू हुई 11 से, फिर 20 हुई, फिर 9 और जुड़े, अब 11 और जुड़ गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक कहा जा रहा है 40 विधायक शिवसेना के वहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि एक दावा शिवसेना की ओर से किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 19 विधायक आए थे शिवसेना के। तो आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सिर्फ 19 विधायकों के नेता हैं अगर उनकी पार्टी के दावे को ही स्वीकार कर लिया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज रात और कल तक इस संख्या में और बदलाव होने वाला है। तो एकनाथ शिंदे का केवल विधायकों पर या उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला नहीं है, उनका दावा शिवसेना पर है कि असली शिवसेना हम हैं, बाला साहब के राजनीतिक वारिस हम हैं, उनकी लेगेसी हमारे साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। तो उद्धव ठाकरे की सरकार तो जा ही रही है, सरकार बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने जो किया, 30, 35, 40 साल के संबंध को ताक पर रख दिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिस तरह से संजय राउत को पीछे छोड़ दिया कि गाली दो। संजय राउत सुबह शाम गाली देते थे, ऐसा लगता था कि संजय राउत चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं। अब उनके सामने कोई जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, वो जिसको चाहें उसको गिरा सकते हैं। उनका घमंड, उनका गुरूर, उनका अहंकार, सत्ता का लालच, वो सब अपने चरम पर था। और आप मान कर चलिए, मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूँ और एक बार फिर से कह रहा हूँ, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब संजय राउत नवाब मलिक और अनिल देशमुख की संगत में होंगे। कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि वो होंगे। आप देखिए, ये जो स्थिति आई है शायद कुछ समय तक और टल जाती। इसको दावत दिया उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की उलटबासी ने, जिस तरह का गाली गलौज का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। उसके अलावा बीजेपी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने शुरू किए, जिस तरह से झूठे केस दर्ज करने शुरू किए, उससे तय हो गया कि अब इस सरकार को ज़्यादा समय तक चलाना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ये जब राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों का सिलसिला चल रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, प्रधानमंत्री, इन 3 लोगों को मालूम था कि क्या होने वाला है। इसके अलावा किसी को पता नहीं था।
और ये गणित जो है बिठाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया कि कैसे सेकंड प्रेफरेंस का वोट किसको जाएगा, दोनों चुनाव में फर्स्ट प्रेफरेंस का कितना वोट मिलने से हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। ये सब गणित जो है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व का महाराष्ट्र में नया चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके सारे विरोधी, जो लोग उनके विरोध में थे, वो चाहे विनोद तावड़े हों, चाहे पंकजा मुंडे हों या दूसरे नेता हों, उन सबको उन्होंने अपनी इस रणनीति से ध्वस्त कर दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई नेता सवाल उठाने लायक नहीं रह गया है। वो अब अनक्वेश्चन लीडर हो गए हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, और हिंदुत्व का एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार से 2.5 साल बाहर रहना एक तरह से बहुत बड़ी संजीवनी की तरह था। उसका जनाधार भी बढ़ा। लोगों के सामने उद्धव ठाकरे और उनकी जो सत्ता की लालसा है वो एक्सपोज हुई। सत्ता के लिए शरद पवार और कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकते हैं ये लोगों ने देख लिया, और बीजेपी को अपने नेता को परखने का, जांचने का, बल्कि मैं कहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस की ये 2.5 साल की अग्नि परीक्षा थी। उस अग्नि परीक्षा से वो फ्लाइंग कलर्स से निकले। अब उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सभी नेताओं को संदेश चला गया है कि देवेंद्र फडणवीस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के विश्वस्त हैं। पार्टी को उनके नेतृत्व पर, उनकी नेतृत्व के कौशल पर और उनके प्रशासनिक कौशल पर भरोसा है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार की विदाई का समय तय हो गया है। 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी इज्जत भी गंवाई, अपनी प्रतिष्ठा गंवाई, पार्टी गंवाई, और उसके साथ साथ अपना सिद्धांत हिंदुत्व, जिस पर उनके पिता बाला साहब ठाकरे आजीवन डटे रहे, उस रास्ते को भी उन्होंने छोड़ दिया। परिवारवाद, परिवार को जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसने शिवसेना में असंतोष पैदा किया। 2.5 साल से शिवसैनिक असंतुष्ट थे। 2.5 साल सिर्फ इस विधानसभा के बचे हैं। उसमें अब विधायकों को दिख रहा था कि शिवसेना के साथ रहकर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में रहकर हमको अगला चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, या कहें कि लगभग असंभव है। मेरा अंदाज़ा था कि ये सरकार गिरेगी, मैं बार बार कहता था, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा था समय का, उससे पहले ये हो रहा है। मुझे लग रहा था कि बीएमसी के चुनाव के बाद ये होगा, लेकिन बीएमसी के चुनाव से पहले ये हो रहा है। हो सकता है। राजनीति में समय के बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा कठिन होता है, और ख़ास तौर से जब मामला बहुत नज़दीकी हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और बीएमसी के साथ बाकी जगहों के स्थानीय निकाय के चुनाव देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्रित्व में हो। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने अब इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज साफ हो गया कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ लेजिस्लेचर पार्टी की जो नेता हैं उनको हटा दिया गया है। सारे विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली बुलाकर क्या किया जाएगा पता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में असंतोष है। प्रियंका वाड्रा ने जो इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा का टिकट दिया, उससे भारी नाराज़गी है। लोगों ने उस समय नाराज़गी खिलाफ वोट देकर नहीं निभाई, क्योंकि उसका कोई मौका नहीं था, लेकिन वो नाराज़गी अब दिखाई दे रही है। एक राज्यसभा की सीट के लालच में राज्य में पार्टी को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है प्रियंका वाड्रा ने। तो कांग्रेस, शिवसेना टूट ही रही है। शिवसेना में कितने लोग बचेंगे, उद्धव ठाकरे की आगे की राजनीति क्या होगी, ये तो पता नहीं। इतना तो तय है कि शिवसेना की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी विधानसभा में। इससे बेहतर अब कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात, एनसीपी अब ढलान की ओर है, और कांग्रेस तो हर जगह से जा रही है। तो बीजेपी एक तरह से महाराष्ट्र में अनचैलेंज्ड पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है,
और आप देखिएगा 2024 के 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि बीजेपी के सामने मुकाबले में कोई मजबूत उम्मीदवार होगा ही नहीं, कोई मजबूत पार्टी होगी ही नहीं। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बहुत स्वाभाविक था। जिस तरह से ये गठबंधन बना था वो बेमेल और अस्वाभाविक गठबंधन था, उसको टूटना ही था। 2.5 साल चल गया, यही अपने आप में चमत्कार है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।